बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज आपके साथ रिवाइज कर रहा हूं। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट 5, जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, उसमें ईसीजी। सो शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि टेक्निक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सो ध्यान दीजिएगा, टेक्निक को हमने कहा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और जो आपको मिलता है रिकॉर्ड करने के बाद में उसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, आप देख सकते हैं दोनों की एब्रीविएशन ईसीजी होगी, तो एक टेक्निक और एक क्या हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो गया। दूसरा, आप ये जानते हैं कि कार्डियक साइकिल के जो इवेंट्स हैं, कार्डियक साइकिल जब चल रही है आपके हार्ट के अंदर, तो उसमें जो इवेंट्स हैं उसमें डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन होता है, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पर पोटेंशियल्स जनरेट हो रहे हैं। सो आप सरफेस ऑफ द चेस्ट पे कुछ इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करके हार्ट के अंदर जनरेट होने वाले पोटेंशियल्स को नाप रहे हैं। ये काम आप कर रहे हैं किसमें, ईसीजी में। और तीसरी चीज ये समझिए कि इसमें आप 6 जो इलेक्ट्रोड्स हैं या लीड्स कह देते हैं, इनको आप चेस्ट पे रखते हैं, और 4 जो है वो लिम्ब की लीड्स है। सो लिम्ब की लीड्स में दोनों रिस्ट में, दोनों एंकल में लगाते हैं। राइट एंकल वाली वो जनरली न्यूट्रल है, वो किसी चीज को रिकॉर्ड नहीं करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चौथा कंसेप्ट आपको यह पता होना चाहिए कि देयर इज एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, देयर इज एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, और ईसीजी इस लाइन पर रन करता है। और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के अगर ऊपर कोई डिफ्लेक्शन आता है तो उसे पॉजिटिव वेव कहते हैं, और कोई नीचे डिफ्लेक्शन आता है तो उसे नेगेटिव वेव कहते हैं। अब मुझे एक चीज छोटी सी और पता होनी चाहिए, वो ये है कि अगर मैं ईसीजी का पेपर देखूं तो उसमें एवरी 5th लाइन इज अ डार्क लाइन। सो दैट मीन्स ये 1, 2, 3, 4, सो 5th लाइन वुड बी द डार्क लाइन। आप समझ गए इस बात को बड़े ध्यान से। और इसी तरह से इस वाले एक्सिस में भी आप देखिए एवरी 5th लाइन, सो 1, 2, 3, 4 एंड द 5th लाइन इज अ डार्क लाइन। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो आपके सामने ये जो एक स्क्वायर बन गया है, इसमें 5 छोटे स्क्वायर हैं, चाहे आप ऐसे जाएं चाहे आप ऐसे जाएं। इस पर आप वोल्टेज नाप रहे हैं, इस पर आप टाइम नाप रहे हैं। सो यहां पर एक छोटा स्क्वायर 0.04 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो बड़ा स्क्वायर है 0.20 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एक छोटा स्क्वायर है 0.1 मिली वोल्ट को करता है। सो इसका मतलब आप समझ गए कि ये 5 जो स्क्वायर्स हैं 0.5 मिली वोल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, नीट के लिए अपने आप को नीट पर फोकस रखिए। डू नॉट गो इनटू द अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ईसीजी। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने जो एंट्रेंस देना है वो नीट है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वी विल एक्सप्लेन एनसीईआरटी, वी विल गो स्लाइटली बियॉन्ड एनसीईआरटी एज वेल, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इधर देखिए, ईसीजी मस्ट रन ऑन एन आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। तो एक सीधी लाइन में खींच देता हूं, इसके ऊपर ईसीजी रन करना चाहिए। और फिर मैंने आपसे कहा कि अगर इस लाइन के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन आएगा तो उसे पॉजिटिव, और नीचे आएगा तो नेगेटिव कहेंगे। सो जब आप ईसीजी को रिकॉर्ड करेंगे कार्डियक साइकिल को, तो आपको पहले एक इस तरह की वेव दिखाई देगी, फिर एक छोटा सा डिफ्लेक्शन देख रहे हैं आप, ये दिखाई देगा। जहां पर ये खत्म होगा वहीं से ये एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा, और जहां ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन खत्म होगा वहीं से एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। और उसके बाद में इट विल कम बैक टू द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, एंड फाइनली एक और वेव प्रोड्यूस होगी। इसका एम्पलीट्यूड इससे ज्यादा होगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। इसके बाद एक और वेव हो सकती है, लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है। सो अब आप समझ गए, ये एक वो लाइन है जिसके ऊपर डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है और नीचे क्या है, नेगेटिव है। और ये जो पहली वेव है इसको आप पी वेव कहते हैं। ये जो छोटी सी नेगेटिव वेव आपको दिखाई दे रही है इसे क्यू कहते हैं। ये जो बड़ी सी आपको एक पॉजिटिव वेव दिखाई दे रही है इसे आप आर और इसे एस कहते हैं, क्योंकि क्यू, आर और एस एक के बाद एक हो रहे हैं, वन फॉलोज द अनदर, देयरफॉर दे फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। इस स्ट्रक्चर को, इस रिप्रेजेंटेशन को आप क्या कहते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और फाइनली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज कॉल्ड एज द टी वेव। इसको हम टी वेव कहते हैं। 2 चीजें आपको और पता होनी चाहिए। बिगिनिंग ऑफ पी से बिगिनिंग ऑफ क्यू तक अगर क्यू वेव है तो इसका मतलब यह हुआ कि क्यू वेव हो सकता है कि नॉर्मल ईसीजी में ना होती हो, और अगर नहीं है तो बिगिनिंग ऑफ आर तक, इसे आप पी क्यू या पी आर इंटरवल कहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो एस के एंड के बाद में, एस जहां पर एस एंड हो रहा है और टी शुरू हो रहा है, ये जो छोटी सी सेगमेंट आपको दिखाई दे रही है, इट मस्ट लाई ऑन दी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन इन अ नॉर्मल ईसीजी। इसे आप एसटी सेगमेंट कहते हैं। सो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। ईसीजी की मॉर्फोलॉजी ध्यान से देख लीजिए। आप सब जानते हैं कि ये जो पी वेव है
एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से है। और प्लीज ये समझ लीजिए कि डीपोलराइजेशन इज एन इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, कॉन्ट्रैक्शन इज अ फिजिकल प्रोसेस। डीपोलराइजेशन के एकदम बाद क्या होना है, कॉन्ट्रैक्शन होना है। और ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है, दिस इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, दिस इज वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सो पहला क्वेश्चन तो आपको यह समझ में आ गया कि एट्रियल रीपोलराइजेशन सरफेस ईसीजी में दिखाई नहीं देता है। उसकी वजह है कि उसका एम्पलीट्यूड इतना कम है कि वो सरफेस ईसीजी से रिकॉर्ड नहीं हो सकता। सो ये बेसिक्स हमने समझ लिया। अब हम इसको कुछ क्लिनिकल कंडीशंस में देखते हैं कि क्या क्या चीज हमसे पूछी जा सकती है। सो देखिए, अगर मैं इसको कोरिलेट करूं, अगर मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, तो आप जानते हैं कि जो कार्डियक साइकिल है उसकी जो सीक्वेंस है इवेंट्स की, वो क्या है। आपने कार्डियक साइकिल पढ़ा है, आप जानते हैं सीक्वेंस क्या है। सो सीक्वेंस कैसे हो सकती है, देखिए, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सो वेंट्रिकल का आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद देयर वुड बी इजेक्शन, जब वेंट्रिकल ब्लड पुश करता है ग्रेट वेसल्स में। उसके बाद आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, और आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के बाद में वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी, वेंट्रिकुलर फिलिंग। और ये वेंट्रिकुलर फिलिंग आप जानते हैं कि ये पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव भी हो सकती है। और आप जानते हैं 70-30 का क्या मतलब है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई कि ये किस तरह से प्रोसीड करता है वेंट्रिकुलर फिलिंग तक। ये बेसिक जो है, मैंने आपको एक स्कीम बता दी कार्डियक साइकिल की। अब देखिए, अगर मैं एक ईसीजी इस तरह से ड्रॉ करता हूं, लेट अस ड्रॉ एन ईसीजी फर्स्ट, और मैं एक से ज़्यादा रिकॉर्डिंग ले लेता हूं, तो यहाँ कहीं पर टी वेव आएगी। सो वी नो दिस वुड बी द टी वेव। देन वी आर रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट साइकिल, एंड लेट अस से दिस इज द पी, देन क्यू, आर, एस एंड टी। तो देखिए, बनाने में थोड़ा सा छोटा बड़ा हो सकता है। यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज एन ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। सो एक चीज देखिए कि ये जो पार्ट है यहां से देखिए, मैं आर के बीच में से, और ये देखिए जहां पर एस खत्म हो रहा है, इस पार्ट को मैंने डिमार्केट कर दिया। दिस इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मतलब ये वो जगह है जहां पर S1 प्रोड्यूस होगा। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड हियर। सो पहली तो चीज आपको ये समझ में आ गई। दूसरा ये समझ लीजिए कि ये जो टी वेव जहां पे खत्म सी हो रही है वहां से और इसके करीब करीब खत्म होने तक, ये जो पार्ट है इसको आप आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहेंगे। इसको आप आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहेंगे, और इसमें आपको S2 या सेकंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो छोटा पीरियड है, ये सिस्टोल है, और आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि यहां पर दोबारा ये वाली लाइन यहां पर आएगी, और ये वाला जो पीरियड है इसको आप डायस्टोल कहेंगे। इस वाले पीरियड को आप क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। सो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया कि किधर सिस्टोल है, किधर डायस्टोल है, S1 कहां सुनाई देगा, S2 कहां सुनाई देगा। आप समझ सकते हैं कि यहां पर प्रेशर बढ़ेगा वेंट्रिकल का, लेकिन वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। सो ये एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने आपको और बता दिया, क्योंकि कई बार हमने क्वेश्चन देखा है कि ये कहां होता है, S1 कहां सुनाई देती है, S2 कहां सुनाई देती है। इस तरह की चीजें आपने अच्छे से समझ ली हैं। तो ये छोटा सा पार्ट मैंने आपको बताया, एक विगर्स डायग्राम होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपको उतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रोसेसेस आपको समझ में आ गए। इसके अलावा जो नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके लिए जरूरी हो सकता है वो ये है कि क्या क्या एबनॉर्मैलिटीज आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो देखिए, आप हार्ट रेट देख सकते हैं, आप हार्ट के रिदम देख सकते हैं। हर पी के बाद QRS आ रहा है, हार्ट नॉर्मल रिदम में है। फिर आप ये देखेंगे RR इंटरवल बिल्कुल एक जैसे हैं, तो इसका मतलब रेट रेगुलर है। आप रेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं ECG से, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सो एक पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं कि अगर PR इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड है, सो PR इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग्ड है, मतलब ग्रेटर देन 0.20 सेकंड है और कंसिस्टेंटली है, तो आप इस कंडीशन को कहेंगे हार्ट ब्लॉक। इसका मतलब यह हुआ कि ये PR इंटरवल वो टाइम बता रहा है जब इंपल्स शुरू होती है एट्रिया से और वेंट्रिकल तक पहुंचने में जो टाइम लगाती है, और उसमें कोई रुकावट आ रही है, इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है, इसको आप हार्ट ब्लॉक कहेंगे। एक तो ये चीज बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। इसी तरह से अगर किसी का QT इंटरवल इंक्रीज्ड है,
QT इंटरवल इंक्रीज्ड है तो एरिथमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो उनको दे आर प्रोन टू डेवलप एरिथमियाज, सो दे आर प्रोन टू डेवलप एरिथमियाज। इसीलिए इस तरह की दवाई जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन इस तरह के लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिसमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरी चीज, आप जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। आप दोनों शब्द जानते हैं, एक चीज को हम कहते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया में अभी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है जिसकी वजह से एक्सर्शन पे चेस्ट पेन होता है, उसे एंजाइना कहते हैं, एंड दैट इज रिलीव्ड बाय द रेस्ट। अगर आप इस्कीमिया में अगर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो एसटी सेगमेंट है वो जनरली आपको क्या दिखाई देगी, नीचे दिखाई देगी। सो दिस इज बेसिकली अ डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया में आप देखेंगे कि एसटी सेगमेंट क्या हुआ है, डिप्रेस हुआ है, और यहां पर जो टी वेव है उसकी फ्लैटनिंग हुई हुई है। सो फ्लैटनिंग हुई हुई है टी वेव में। 2019 अगर आप नीट में क्वेश्चन देखेंगे तो एक चॉइस में उन्होंने यही चीज पूछी थी। और अगर इंफार्क्शन हो गया है, कंप्लीट ब्लॉकेज है और मसल डैमेज हो गई है तो आप इसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में अगर आप ईसीजी को अगर आप क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसमें जो एसटी सेगमेंट है वो बेसिकली आपको एलिवेटेड दिखाई देगी। सो एसटी सेगमेंट कैसी दिखाई देगी, एलिवेटेड, एंड जनरली द टी वेव इज इन्वर्जन। तो यहां पर आपको एसटी क्या दिखाई देता है, एलिवेशन, और टी वेव इन्वर्जन दिखाई देता है। सो इस तरह से आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी पहचान सकते हैं ईसीजी में। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं, द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस of the coronary artery disease will always be coronary angiography, क्योंकि ऐसा हो सकता है that a person may have significant heart disease or coronary artery disease but the ECG may well be normal. So ये जो मैंने इतने सारे आपको क्वेश्चन कराए, यही क्वेश्चन आपके लिए काफी हैं नीट एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।